23 सितंबर 1917 का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी चर्चा यदाकदा होती है, बहुत लोग नहीं कर पाते। और उसकी चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि जो संकल्प, जो डिटर्मिनेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 सितंबर को लिया और अपनी उस डिटर्मिनेशन की तरफ अपनी सारी बुद्धिमत्ता, सारा प्रयास और सारी जो उनकी स्ट्रेटेजी उसको संकेंद्रित किया अगले आने वाले समय में 40-50 सालों में, और उसके बूते जो वो करके गए हैं वो आप हम सब के लिए एक अनुकूल उदाहरण भी है, प्रेरणा भी है, और हम सब उसका लाभार्थी वर्ग भी है। दूसरी बात मैं और कहूँगा कि मैं बार बार एक बात हमारे सब साथियों को निवेदन करता हूँ कि युवा काल में जो ज्योतिबा फुले कर रहे थे, 1848 में ज्योतिबा फुले ने मूवमेंट शुरू की, महज 21 साल के थे। तो चूँकि कोइंसिडेंटली आज सत्यशोधक समाज का स्थापना दिवस भी है और बाबा साहब अम्बेडकर एक तरीके से ज्योतिबा फुले की विचार श्रृंखला की ही एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, शाहू बीच में आते हैं। तो कुल मिला जुला के बात ये थी कि जो पूरा एक मूवमेंट का डिस्कोर्स है उसको एक नए आयाम बाबा साहब अम्बेडकर के 23 सितंबर के संकल्प दिवस से शुरू होते हैं। ये एक पैरेलल हिस्ट्री है। जो पॉपुलर हिस्ट्री की बात होती है, जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, हमें बताया जाता है, जिसमें एडिटिंग करके हमारी हिस्ट्री के एविडेंसेस को, हमारी हिस्ट्री के हिस्सों को प्रयास करके, साजिश करके और एक उनकी दीर्घकालिक प्लानिंग के तहत वहाँ से हटा दिया जाता है। उस पैरेलल हिस्ट्री को हम कोशिश करते हैं कि कहीं से ढूंढ के, कहीं से समझ के हमारे लोगों को ब्रीफ करने की कोशिश करें। तो मैं आपको मेन कोर्स हिस्ट्री की भी थोड़ी सी एक झलक बात बताने की कोशिश करूँगा, और उसके साथ साथ जो हमारी अपनी पैरेलल हिस्ट्री है जिसको मनुवादी प्रतिष्ठान एडिट कर देता है, हटा देता है, उसकी ज़्यादा बात करेंगे। 1764 में, बल्कि 1757 आप कह लीजिए, प्लासी का युद्ध होता है, 1764 बक्सर का युद्ध होता है। ये दो वो युद्ध हैं महत्वपूर्ण जिनसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में मजबूत रूप से इस्टेब्लिश हुआ। और 1773 ऑनवर्ड्स, 1773 ऑनवर्ड्स उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीज़ें रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू शुरू की। जो पहला शुरुआती जो रिफॉर्म का जो मूवमेंट है, जिसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू आ रहा था, उसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन को, जुडिशल प्रोसेस वो उन्होंने रेगुलेट किया। न केवल रेगुलेट किया बल्कि एक कोशिश की कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। ये वो समय था जब एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशल सिस्टम जो था वो कहना चाहिए एक ही अथॉरिटी या अथॉरिटी सिस्टम एक था, वो उनका सेपरेशन नहीं था। और उस समय जो इंडियन लोगों की मांग थी वो बड़े पैमाने मांग ये थी कि एक तो उनका पार्टिसिपेशन हो, इंडियन लोगों का पार्टिसिपेशन शासन प्रशासन में हो, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, जुडिशल सिस्टम को सेपरेट किया जाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जस्टिस भी करेगी तो ये थोड़ा सा ठीक सा सिस्टम नहीं है, एक मांग हुआ करती थी। और फाइनली 1833 तक जो चार्टर्ड एक्ट आए, उस चार्टर एक्ट में पहली बार ऐसा हुआ। मैं क्यों बात को बता रहा हूँ कि 1932 में पुनः एक्ट हुआ और 1833 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के या अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारतीयों की भागीदारी का पहला प्रयोग शुरू हुआ 1833 में, जो चार्टर एक्ट आए। और उनको वो इस 1833 का चार्टर एक्ट था, वो ये कहता है कि भारतीय लोग ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जो ब्रिटिश सिस्टम में, उस पर पाबंदी नहीं रहेगी। क्या मतलब हुआ? प्रथम जो पार्टिसिपेशन है इंडियन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी ऑफिस होल्डिंग में, वो 1833 के लगभग शुरू होता है। हमसे लगभग 100 साल पहले हमारा पार्टिसिपेशन शुरू होता है 1932 में, औपचारिक रूप से। वो ठीक अलग बात है कि कुछ बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग या और लोग अपने प्रयासों से, एकल प्रयासों से कुछ कर पाए, वो दूसरी बात थी। लेकिन जो एक पॉलिसी की बात कहनी चाहिए या सिस्टम की बात कहनी चाहिए, वो 1932 में स्टार्ट हुआ। और 1833 का जो चार्टर एक्ट है, उसके बाद निरंतर ये बात चलती रही कि हम लोगों की पार्टिसिपेशन, इंडियन लोगों की पार्टिसिपेशन, मैं इंडियन लोगों के कंटेक्स्ट में बात कह रहा हूँ, कि वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। और ये आते आते 1892 एक महत्वपूर्ण ईयर है, जिस साल में पहली बार इलेक्शन के कंसेप्ट को स्वीकार किया गया। अब तक जो कुछ हो रहा था वो बाय वे ऑफ नॉमिनेशन हो रहा था, है ना, और मेहरबानी के दृष्टिकोण से हो रहा था।
लेकिन 1892 में पहली बार एक इलेक्शन का कंसेप्ट आता, लेकिन इस इलेक्शन के कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि जो इसका फ्रेंचाइज बेस था, जो मतदाता होता था या जिसको मतदान करने का अधिकार था, वो बहुत ही सीमित मात्रा का अधिकार जनता में आया, और उस सीमित मात्रा के मतदान अधिकार को इस्तेमाल करते हुए जो इलेक्शन कंसेप्ट आया उसके आधार पर तो प्रतिनिधि चुन के गए। न तो प्रतिनिधियों को पावर था, न इलेक्शन प्रोसेस में मतदाता का आधार व्यापक होने से ऐसा उसकी कोई ऐसी गरिमा या उसकी अधिकारिता थी प्रतिनिधि की। लेकिन एक हम जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री की बात करते हैं, उस जर्नी की बात करते हैं, तो उसके दृष्टिकोण से एक अहम पड़ाव है जब ये इलेक्शन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। ये आते आते 1906 के आसपास का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण कई दृष्टिकोण से, और हमको कई बातें उसमें समझनी पड़ेंगी। एक तो यह है कि इस वक्त तक आते आते 1857 के आंदोलन के बाद जो ब्रिटिशर्स का एंटी मुस्लिम स्टैंड था या मुस्लिमों के खिलाफ जो उनका एक रवैया था, वो बदल कर प्रो मुस्लिम होना स्टार्ट हुआ 1900 के आसपास। और 1906 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन का जो एक प्रस्ताव था कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टेड दिया जाए, उस पर ब्रिटिश सरकार ने गंभीरता से विचार मंथन करना शुरू किया। 1906 से लेकर 1909 तक का जो दौर है वो बहुत महत्वपूर्ण दौर है। हम लोग जानते हैं, पॉपुलर हिस्ट्री में बंगाल डिवीजन की बात है, उसकी एलिमेंट की बात है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम इतिहास के सिरों को जोड़ पाएंगे तो हमको वर्तमान की भविष्य की बहुत सारी रूपरेखाएं मिल सकती हैं। तो इस नज़रिए से जो मोंटेमेलो रिफॉर्म की बात बहुत होती है इसमें, मोंटेमेलो दो आदमियों के नाम हैं, एक वाइसराय था भारत का, एक भारत सरकार का सेक्रेटरी होता था उस जमाने ब्रिटिश में, वो था। उन दोनों के सदारत का एक कहना चाहिए सजेशन, ए सजेस्टिव मॉडल, और उसके आधार पर भारत में नए तरह के राजनीतिक सुधारों की एक बात रखी गई जिसको मोंटेमेलो रिफॉर्म्स कहा गया। ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि सेपरेट इलेक्टेड की बात को स्वीकार किया गया। जो मैं आपसे कह रहा था कि मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल की बात को कहा गया और ब्रिटिश सरकार से ये कहा गया कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव भागीदारी। अब आप ये समझ लीजिए कि हम लोग एक बात को, बुनियादी बात को हमको याद रखना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन, प्रतिनिधित्व और जीवन के हर पहलू में हमको भागीदारी करने का प्रतिनिधित्व मिले, ये किसी भी नागरिक का मूलभूत अधिकार है, नागरिक का भी है और सामाजिक समूहों का मूलभूत अधिकार भी है। और इसी सिद्धांत को, इसी प्रिंसिपल को कोट करते हुए मुस्लिम लीग ने कहा कि चूँकि हम माइनॉरिटी हैं और हमारी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के तहत अनिवार्य होगा, इसलिए आप ये करें। तो न केवल मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया गया, बल्कि वो जो उनका सेपरेट इलेक्टेड दिया गया वो उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक दिया गया। 25% का रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम वर्ग को दिया गया सेपरेट इलेक्टेड में 1909 के मोंटेमेलो रिफॉर्म्स में। दूसरी बात एक इसमें ये हुई कि 4 तरह का मेंबर इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में डेजिग्नेट किया गया। एक तो एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो क्या होता है? जैसे आजकल उपराष्ट्रपति होता है कि वो राज्यसभा का सभापति होगा, एक्स ऑफिसियो जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो अपने बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोस्ट, अपने पद के होने के नाते वो उसका, जैसे कि भाई गवर्नर होगा वो किसी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी होगा, तो भाई ऐसे कुछ पदाधिकारी जो होते थे वो एक्स ऑफिसियो हैं। कुछ उसमें नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स होते थे, जो होते तो सरकारी कार्मिक, सरकारी अधिकारी थे, लेकिन उनको भी काउंसिल्स में नॉमिनेट किया जाता था। एक क्लास वो थी जो सरकारी अधिकारी या सरकारी कार्मिक नहीं होते थे, लेकिन उनको भी नॉमिनेट किया जाता था। तीसरा वर्ग हुआ नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स। तो एक एक्स ऑफिसियो, एक नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स, देन थर्ड वन इज नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल, और चौथी कैटेगरी आई आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी स्वीकार किया गया। और इसमें एक जो मूलभूत बात हुई जो 1892 के बाद शुरू हुई थी, उसमें एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि इसमें नॉन ऑफिशियल नॉमिनेटेड मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स, इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। और इसको हम मेरे ख्याल से क्यों विस्तार से करना चाह रहा हूँ कि इसमें ही एक प्रोविजन ये था कि अगले 10 वर्षों में, हर 10 वर्ष में एक कमीशन की नियुक्ति होगी, और उस कमीशन नियुक्ति के आधार पर यह इसका असेसमेंट होगा, यह मूल्यांकन होगा
कि जो राजनीतिक सुधार, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म किए गए हैं, उनका क्या प्रभाव रहा है, उनका एक अध्ययन होगा। और उस अध्ययन के बाद अगले आने वाले समय में किस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, उसकी एक रूपरेखा सजेस्ट की जाएगी, सुझाई जाएगी। और ऐसे ही निरंतर भारत में राजनीतिक सुधार की और पॉलिटिकल रिफॉर्म की प्रोसेस चलती रहेगी। तो जो 1909 में मॉन्टेविल्लो में हुआ, वो उसके लगभग 10 साल बाद एक साउथबरो कमीशन की अपॉइंटमेंट होती है। बहुत लोग इसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा। साउथबरो कमीशन को चर्चा किए बिना हम साइमन कमीशन के कंटेक्स्ट को समझ नहीं पाएंगे। साउथबरो कमीशन में 2 हमारे प्रतिनिधि जाते हैं। मैं फिर से एक बात रेखांकित करना चाहूँगा कि जो 21 साल के फुले कर रहे थे, वही 26 साल के अम्बेडकर साउथबरो कमीशन के सामने कर रहे थे। और जो साउथबरो कमीशन सामने बाबा साहब अम्बेडकर बाद लेके गए, उनके साथ एक व्यक्ति और थे। ये शाहू महाराज का समय था। सत्यशोधक समाज के एक बड़े कैडर थे भास्कर राव जाधव। भास्कर राव जाधव न केवल सत्यशोधक समाज के कैडर थे, बल्कि कोल्हापुर स्टेट की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका एक अहम किरदार हुआ करते थे। और शाहू महाराज के कहने पर दोनों लोगों ने, भास्कर राव जाधव ने और डॉक्टर अम्बेडकर ने, रिप्रेजेंट किया डिप्रेस्ड क्लासेस को। अब हमारे कई साथी भी अति जोश में डिप्रेस्ड क्लासेस और दलित को समानार्थी बता देते हैं। मेरा थोड़ा सा आपसे विनम्र निवेदन यह है कि डिप्रेस्ड क्लासेस को, दलित को समानार्थी मत बनाइए, हमारा मूवमेंट क्रैश कर जाएगा। डिप्रेस्ड क्लासेज आज की मॉडर्न टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो SC ST OBC है, तीनों को मिला के डिप्रेस्ड क्लासेस बनता है। दलित डिप्रेस्ड क्लासेस नहीं है। दलित एक अलग वर्ड है। बाद में दलित जो है शेड्यूल्ड कास्ट का एक कहना चाहिए सिनोनिमस हो गया, जो सिनोनिमस नहीं है। लेकिन वो क्या होता है, कई बार जो शब्दों के अर्थ होते हैं वो परिस्थितियों के संदर्भ में समझे जाते हैं। उसका वाकई अर्थ क्या था वो कई बार पीछे छूट जाता है। तो डिप्रेस्ड क्लासेस की मूवमेंट थी ये। और उस डिप्रेस क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर भास्कर जाधव पहुँचे। लेकिन साउथबरो कमीशन के सामने बाबा साहब की डिफीट हुई। मैं डिफीट वर्ड इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग कई बार कहते हैं कि आपने बाबा साहब के लिए डिफीट वर्ड यूज़ कर लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस बात को कह के कि बड़े से बड़े महापुरुष के जीवन में भी निराशाजनक क्षण आते हैं, डिफीट आती है, पराजय आती है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं या जो जीवट वाले लोग होते हैं, अपने उन विफलताओं के परे जाकर सफलताओं का इतिहास रच पाते हैं, इसलिए वो इतिहास उनको महापुरुष कहता है। और जो लोग विफलताओं से घबरा कर घर बैठ जाते हैं, वो इतिहास में गुमनाम हो जाते हैं, बहुत बड़ा काम करने के बावजूद भी। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया, लेकिन विफलता आई, निराश हो गए, हताश हो गए, घर बैठ के गुमनाम हो गए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इसलिए बड़ा नाम है कि वो पराजय के बाद हताश होने वाले व्यक्ति नहीं थे। दुगने चौगुने जोश से, नई रणनीति के साथ, नए कलेवर के साथ, अपने नए टेम्परामेंट के साथ, नए जोशो खरोश के साथ फिर से आते थे और पुरानी डिफीट को दफन करके एक नया इतिहास सक्सेस रचते थे। जो डिफीट को दफन कर पाएगा वही महापुरुष होगा। इसलिए मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि भास्कर राव जाधव भी छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। मैं उसमें कभी बात होगी तो भास्कर राव जाधव की बात करेंगे। वो बड़े स्कॉलर, फिलोसोफर और बड़े मूवमेंट के पिलर रहे अपने दौर में। वो और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों लोग उस साउथबरो कमीशन को इम्प्रेस नहीं कर पाए और वहाँ से खाली हाथ लौट के आए। और इसलिए मैं साउथबरो कमीशन की बात करना चाहता हूँ। जो साउथबरो कमीशन में बाबा साहब अम्बेडकर, भास्कर राव जाधव की पराजय हुई, जो डिफीट हुई, उस डिफीट ने ही 1927 के साइमन कमीशन में जो सक्सेस आई उसकी बुनियाद रखी। 1927 के साइमन कमीशन के बाबा साहब अम्बेडकर की सफलता में जो बुनियाद है वो साउथबरो कमीशन की डिफीट है। इसको हमको समझना चाहिए। हमको अपने डिफीट को फाउंडेशन बनाने की एक हौसला और स्किल दोनों सीखनी पड़ेगी। जब साइमन कमीशन के सामने बाबा साहब अम्बेडकर, तब तक भास्कर राव जाधव शायद उसमें नहीं जा पाए थे, और लोग गए थे। हम लोग बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की। बाबा साहब अम्बेडकर साइमन कमीशन के सामने गए, वो मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, हम लोग सब जानते हैं उस पूरे संदर्भ को। लेकिन साइमन कमीशन की विजिट के बाद जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू हुआ,
पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी ने गए, बाबा साहब अकेले गए, दूसरी में दोनों गए। और वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो लब्बो लवा ग्रुप में जो 1932 में कम्युनल अवार्ड आया, सारी बात चूँकि आज का विषय वो है, तो मैं उस विषय को ऐसा डाइवर्ट नहीं करूँगा, वहीं आऊँगा। और कम्युनल अवार्ड आने के बाद हमको एक बात मैं और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि साउथर्न कमीशन के बाद जो 1917 साउथर्न कमीशन आया, उसकी रिकमेंडेशन के बेस्ड पे एक मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंडिया में लागू हुआ था 1919 में, जिसमें दायर किया है डबल शासन वाली व्यवस्था सब चीज़ें थी, वो उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ मैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो 1909 में जो रिफॉर्म की प्रोसेस शुरू हुई थी, वो प्रोसेस थोड़ी सी एलेबोरेट हुई ड्यूरिंग 1917 के साउथर्न कमीशन रिकमेंडेशन के आधार पर। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सेपरेट इलेक्टेड का सिद्धांत था, पृथक निर्वाचक मंडल का सिद्धांत जो मुसलमानों के लिए स्वीकार किया गया 1909 में, 1919 में आते आते वो व्यापक हो गया। वो सिख्स के लिए भी ग्रांटेड हो गया, यूरोपियंस के लिए भी हो गया, एंग्लो इंडियंस के लिए भी हो गया, और जो इंडियन क्रिश्चियन थे उनके लिए भी हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ था कि जो ब्राह्मणवाद से पीड़ित या ब्राह्मणवाद के वर्चस्व के चलते जिन सामाजिक समूहों को अपनी भागीदारी, अपने प्रतिनिधित्व के वंचित हो जाने का खतरा था, उन सारे समूहों को पृथक निर्वाचक मंडल के दायरे में लाकर उनके रिप्रेजेंटेशन को, उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का काम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के रूप में किया गया। 1909 में किया गया, और उसको व्यापक किया गया 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। लेकिन डिप्रेस क्लासेस को कोई भी एक सेपरेट सामाजिक समूह मानने के लिए तैयार नहीं था, जबकि डिप्रेस क्लासेस की आबादी इन सब समूह से ज़्यादा थी। बल्कि जिन समूहों को पृथक निर्वाचक मंडल का लाभ दिया गया या जिसमें शामिल किए गए, मुसलमान उसमें सबसे बड़ा समूह था, उसको 25% भागीदारी दी गई। लेकिन इससे संख्या में कई गुना ज़्यादा संख्या डिप्रेस क्लासेस की थी, लेकिन उसको अलग से समूह मान के अधिकार देने की कोई बात किसी भी सिस्टम में उसको माना नहीं गया। लेकिन 1932 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो कम्युनल अवार्ड आया, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की बात को स्वीकार किया गया और हमको उसमें कम्युनल अवार्ड के तहत पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार मिला। जो साइमन कमीशन के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मूलभूत 4 बातें बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ चर्चा कर रहे थे, जो लेके गए वहाँ वो, और वो 4 बातें क्या कहती, 4 प्रिंसिपल कहना चाहिए बातों के बजाय उनको। क्या प्रिंसिपल है? एक तो प्रिंसिपल था सेपरेट इलेक्टेड का, कि डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टेड का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? कि आपने हमसे कहीं कम वंचित सामाजिक समूहों को ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑलरेडी दे दी है 1919 में। तो हम तो अगर डेप्रीविएशन की बात हो, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, भागीदारी से वंचित करने के सवाल हों, उस नज़रिए से शायद बॉटम में है डिप्रेस क्लासेस, तो उनको पहले मिलना चाहिए। दूसरी बात थी डुअल वोटिंग, जिसको अभी हमारे भास्कर साहब भी अपने गायन में उल्लेखित कर रहे थे, 2 वोट का अधिकार। वो 2 वोट के अधिकार को बहुत प्रमुखता से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हुआ। तीसरी बात थी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, जो बाद के दौर में माननीय कांशीराम साहब भी कहते रहे, जीवन के हर पहलू में भागीदारी। और भागीदारी नेम सेक नहीं, सिंबॉलिक भागीदारी नहीं, जैसे कि राष्ट्रपति बना दिया, प्रधान वो ये बना दिया, वो बना दिया। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? कि उस भागीदारी के बूते वो अपनी विचारधारा के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सके, निर्णायक रूप से कुछ कर सके। और जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो एडल्ट फ्रेंचाइज होगी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो मैंने आपसे कहा 1892 में इलेक्शन का कंसेप्ट आया और मतदान देने का अधिकार एक सीमित जनसंख्या को दिया गया। और आप अगर डेमोक्रेटिक हिस्ट्री दुनिया भर की पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि 100% पॉपुलेशन को या एडल्ट पॉपुलेशन को, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कह रहे थे, उस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के रूप में सब बालिग व्यक्तियों को मत का अधिकार दे दिया गया। ऐसा कहीं भी हुआ नहीं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के एजेंडा में ये था। क्यों एजेंडा में था? कि अगर आपके यहाँ लोकतंत्र आता है, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का सिस्टम आता है, और उसके बावजूद भी
यदि आपके लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है तो उसका कोई मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इन 4 प्रिंसिपल को लेके बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जा रहे थे। और इससे पहले भी साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो साइमन कमीशन की एक सब कमेटी लोथियन कमेटी थी। उस लोथियन कमेटी का काम ही ये था कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भारत में होने वाला है और उसका दायरा बढ़ने वाला है, उस बढ़े हुए दायरे में जो पॉलिटिकल रिफॉर्म होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की भागीदारी बढ़ेगी। तो जो इलेक्शन का कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं भारत के पॉलिटिकल रिफॉर्म के संदर्भ में, उसमें वोट करने का अधिकार किसको मिले, ये विषय तय करने का अधिकार लोथियन कमेटी का था। सब कमेटी थी साइमन कमीशन की, उसकी भी लोग हमारे लोग काफ़ी कम चर्चा करते हैं। तो लोथियन कमेटी को बाबा साहब रजामंद करने में कामयाब हुए। और ये इसको मैं कई बार कहता हूँ कि जैसे फुले एक ओरिजिनल थिंकर थे। हम लोग ओरिजिनल थिंकर हैं कि नहीं समय तय करेगा, लेकिन हम लोग फॉलोअर हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिबा फुले के फॉलोअर भी थे और ओरिजिनल थिंकर भी थे। दोनों महापुरुष अपने अपने समय में ओरिजिनल थिंकर भी थे और फॉलोअर भी थे। तो कई बातों में बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिबा फुले के फॉलोअर नजर आते हैं, लेकिन कई संदर्भों में वो उस विचारधारा को, उस वैचारिक मूवमेंट को नई धार देने के लिए ओरिजिनल थिंकर के सामने आते हैं। जैसे ज्योतिबा फुले ने 1882 में कहा एजुकेशन के बाबत कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्री कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल, ये एक ओरिजिनल थिंकिंग काम था। ऐसा कहीं दुनिया भर में कह नहीं रहा। सबको शिक्षित करना कोई नहीं चाहता। पूरे समाज को एक सी शिक्षा व्यवस्था से शिक्षित करने का काम या ये विचार कहीं किसी भी व्यक्ति ने किया। फुले इस मामले में ओरिजिनल व्यक्ति थे और इसको बाबा साहब अम्बेडकर फॉलो करने वाला थे। लेकिन मताधिकार के संदर्भ में जब बात आती है तो जब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि इट मस्ट बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि हर बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले, ये बात कहने वाले पॉलिटिकल हिस्ट्री के बाबा साहब अम्बेडकर अकेले आदमी, दुनिया में किसी ने ऐसा कहा नहीं। और न केवल उन्होंने कहा बल्कि ये करवाया भी सही। और यही उनकी स्किल और उनकी क्षमता की बात है, जिसको हम आज भी सलाम करते हैं। तो इन 4 प्रिंसिपल के आधार पर जब बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, कम्युनल अवार्ड आया, तो हमको लगभग 71 सीटों की बात कुछ कम्युनल अवार्ड में थी। और कम्युनल अवार्ड के जो फीचर्स थे वो बहुत शानदार फीचर थे। 2 वोट का अधिकार भी आया। मतलब बाबा साहब के चारों प्रिंसिपल्स की एक्सेप्टेंस उस कम्युनल अवार्ड में होती है और कैटेगरिकली होती है। ऐसा नहीं कोई उनको कोई लुभावनी बात करके। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, उसमें फ्रेंचाइज की बात होती है, सेपरेट इलेक्टेड की बात भी होती है और डुअल वोटिंग की बात भी होती है। और ये एक ऐसा समय था जब ये महसूस किया गया कि ये इस पॉलिटिकल रिफॉर्म से भारत में सही मायने में एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। जो लोकतंत्र स्थापित होगा तो वर्चस्ववाद खत्म हो जाएगा। चातुर्वर्ग व्यवस्था के आधार पर जो वर्चस्व बना है, उस वर्चस्व को चुनौती, उस वर्चस्व को खात्मे करने की आशंका इस पॉलिटिकल रिफॉर्म के संदर्भ में महसूस की जाने लगी। क्योंकि आप देखिए यहाँ का जो एक मनवादी सिस्टम है, वो मैं कई बार कहता हूँ उस बात को, वो बहुत ही क्लेवर सिस्टम है। उसने अपना कोई सिस्टम कभी बनाया नहीं। वो बने हुए सिस्टम में मैनिपुलेशन करके उसको ओन कर लेता है। हम लोग सिस्टम बनाने की बात करते हैं, वो सिस्टम नहीं बनाते। जैसे आपने देखा ना, कोयल घोंसला नहीं बनाती, कौवे के अंडे गिरा के उसमें अपने बच्चे अंडे रख देती है। वो कभी भी अपना नहीं बनाते डिस्कोर्स। तो उन्होंने इसमें जब ये कहीं बात आई कि ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने उसका खुला विरोध नहीं किया। उसको कहा कि उसमें भी एक सिद्धांत पकड़ा, एक भले हम उसको पाखंड कहें, लेकिन उन्होंने सिद्धांत आदर्श पकड़ के कहा कि हम हिंदू समाज को विभाजित नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। और इस आधार पर जो हमको राइट मिले थे, उन राइट के बारे में एक तमाम तरह की बातें शुरू हुई। और जो पूना पैक्ट साइन हुआ, उस पूना पैक्ट में बाबा साहब अम्बेडकर लगभग 148 सीटों के लिए कुछ मांग कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर, और हमको इफेक्टिवली मिली वो कुछ 125 सीटें, 148 सीटें हमको मिली, और इफेक्टिवली वो 151 सीटें हो गई थी। लेकिन इन सीटों का मायने क्या निकला, और पूना पैक्ट के बारे में जब पूना पैक्ट साइन हो गया
तो 3 तरह का अधिकार वहाँ से निकल के आया पुणे बैठ के। एक तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के थ्रू शासन में हमारी भागीदारी हो, ये एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नेंस, वो एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन की मार्फत बात हुई। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी पार्टिसिपेशन हो, हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, उस नज़रिए से सर्विसेज में हमारी भागीदारी की बात हुई। और शासन प्रशासन में हमारी भागीदारी को हम समुचित रूप से निभा पाएँ हमारे लोग, इसके लिए एजुकेशन में हमको प्रिविलेज मिले, एजुकेशन में हमको सहूलतें सुविधाएं मिलें, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का रिजर्वेशन आया। लेकिन जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात शुरू हुई, जो सेपरेट इलेक्टेड से जॉइंट इलेक्टेड में कन्वर्ट कर दिया गया, आप इसको ये समझिए कि जो सेपरेट इलेक्टेड में जो 2 वोट का अधिकार आया था, शायद सब लोग इसमें उन बातों को समझते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, मैं कुछ और बातें करना चाहता, लेकिन मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, कोई नए साथी हो तो। 2 वोट का अधिकार ये था कि जैसे मान लीजिए मैं अभी जयपुर में बैठा हूँ, जयपुर की कंस्टिट्यूंसी अगर है तो 2 वोट का अधिकार का मायने ये है कि यहाँ से 2 प्रतिनिधि चुन के जाएंगे। एक प्रतिनिधि वो होगा जिसको डिप्रेस क्लासेस के लोग ही चुनेंगे, डिप्रेस क्लासेस का ही वोटिंग क्लास होगा, डिप्रेस क्लासेस से ही प्रतिनिधि आएंगे, कैंडिडेट आएंगे। उन डिप्रेस क्लासेस कैंडिडेट में से किसी एक कैंडिडेट को चुन के डिप्रेस क्लासेस वो लेजिस्लेचर में, विधायिका में भेज देंगे। और एक होगा जो ज्वाइंट इलेक्टेड से आएगा, संयुक्त निर्वाचक मंडल से आएगा। संयुक्त निर्वाचक मंडल का मतलब क्या हुआ कि वहाँ सारी जनता वोटर होगी, डिप्रेस क्लासेस सहित, और कोई भी व्यक्ति वहाँ उस क्षेत्र के का प्रतिनिधि चुने जाने के लिए कैंडिडेट हो सकता है। तो कोई भी कैंडिडेट हो सकता, सारे वोटर होंगे, ज्वाइंट इलेक्टेड से चुन के व्यक्ति जाएगा। और इसके पीछे जो फिलॉसफी क्या थी, सोच क्या थी, कि जो कुछ भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का फ्रेमवर्क आ रहा है आने वाले टाइम में, जैसे 1935 का इंडिया एक्ट आने वाला था, उसकी रूपरेखा की बात होने लगी थी। संवैधानिक अधिकार किसी वर्ग को मिल जाते हैं, संविधान में लिख दिए जाते हैं, वो एक पक्ष है। उन बेसिक प्रिंसिपल्स के आधार पर, उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आधार पर किसी सामाजिक समूह या जनता की अधिकारिता या वेलफेयर कैसे हो पाएगा, उसके संबंध में नीति निर्माण करना विधायिकाओं का काम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी से पूछा जाए कि आप क्या खाते हैं, तो कहेगा साहब गेहूँ खाते हैं, हम गेहूँ खाने वाले लोग हैं। लेकिन क्या कोई हम में से गेहूँ खाता है क्या? नहीं, गेहूँ कोई नहीं खाता। गेहूँ को प्रोसेस किया जाता है, छाना जाएगा, फटका जाएगा, साफ किया जाएगा, पीसा जाएगा, आटा बनेगा, आटे को भी गूंदा जाएगा, रोटी बनेगी, सेकी जाएगी, वो तब उसको कंज्यूम करते हैं। गेहूँ कोई नहीं खाता, लेकिन कहने में क्या आता है, गेहूँ खाते हैं। तो हमारे जो संवैधानिक अधिकार है वो गेहूँ की बोरियां ही हैं। लेकिन उन गेहूं की बोरियों को प्रोसेस करके, छान फटक के, साफ करके, पीस के, आटा गूंद के आप चपाती नहीं बनाएंगे, तब तक आप परिवार का पेट नहीं भर सकते। बोरियों में कोई मुंह नहीं मारता, या हम लोग बोरियां खाते हैं क्या? नहीं खाते। तो संविधान में जो अधिकार लिख दिए गए, उन अधिकारों को लिखने से हमारा वेलफेयर या हमारा कल्याण हो जाएगा, ये संभव नहीं है। उनकी अनुपालना में विधायिकाओं को नीति, नियम, कायदे, कानून बनाकर लागू करने होंगे। दैट इज द प्रोसेसिंग। और हम कहते हैं कि संविधान हमारे काम नहीं आ रहा। तो जो वो एक जो फैक्टर था, बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को अच्छे से समझ रहे थे कि हमको जो संवैधानिक अधिकारिता मिलेगी आने वाले टाइम में, उस अधिकारिता को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए जो पूरा पॉलिसी का डिस्कोर्स होने वाला है, उस पॉलिसी के डिस्कोर्स को अगर विधायिकाओं में हम लोग एड्रेस नहीं कर पाए तो वो सारा प्रयास निष्फल हो जाएगा। तो जो सेपरेट इलेक्टेड से चुन के जो प्रतिनिधि गया हुआ है, उस प्रतिनिधि का काम होगा नीति निर्माण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन किस संदर्भ में, कि जो संविधान अधिकार, जो प्रिंसिपल लेड आउट कर दिए गए हैं, उनकी अनुपालना में जो संविधान अधिकार देता है, फला आर्टिकल, फला आर्टिकल, फला आर्टिकल, उसके अनुपालना में अधिकार, वो एक पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी के आधार पर वो उस फायदा नीचे ग्राउंड तक पहुँचाए। ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम वो सेपरेट इलेक्टेड के चुनकर गया और डिफरेंस क्लास का प्रतिनिधि करेगा। लेकिन कोई भी प्रावधान विधायिका में बनेगा, किसी ने बना के अध्यादेश पेश कर दिया, कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट पेश करे विधायिका में, वो लागू नहीं होता जब तक कि विधायिका उसको अप्रूव नहीं करेगी, पास नहीं करेगी। चाहे सिंपल मेजोरिटी से, कई प्रावधान में 2/3 मेजोरिटी से पास तो करना पड़ेगा। और पास करने के लिए आपको डिप्रेस क्लासेस के प्रतिनिधियों के अलावा उन प्रतिनिधियों के भी मत की आवश्यकता होगी
जो कि अदरवाइज डिप्रेस क्लासेस से चुने हुए नहीं हैं। लेकिन चूंकि संयुक्त निर्वाचक मंडल से चुना हुआ व्यक्ति भी आपके वोट से चुन के गया है, उसके चुनाव में आपके मत का प्रभाव रहा है, आपके मत का योगदान रहा है, इसलिए अपने मतदाता के प्रति वो झुकेगा। और जो पॉलिसी का ड्राफ्ट, जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंटेशन डिप्रेस क्लास के प्रतिनिधि ने विधायिका के समक्ष रखा है, उसको विधायिका से पास करवाने में, अप्रूव कराने में वो आप संयुक्त निर्वाचक मंडल का प्रतिनिधि भी मदद करेगा। क्यों मदद करेगा? कि उसको भी अपने मतदाता मंडल को फेस करना है। इसलिए डुअल वोटिंग की बात बाबा साहब अम्बेडकर उस जमाने में कर रहे थे। लेकिन पूना पैक्ट से क्या नुकसान हुआ? एक तो आपका डुअल वोटिंग का अधिकार चला गया, और पृथक निर्वाचक मंडल में जो आपका जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपसे कहा कि एक किसी भी समाज का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन इन एवरी वर्क ऑफ लाइफ, जीवन के हर पहलू में उसका प्रतिनिधित्व, भागीदारी ये सुनिश्चित हो, ये उसका मूलभूत अधिकार है। और इस ब्राह्मणवाद मनुवाद ने क्या किया कि भागीदारी के नाम पे हमारे लोग तो खड़े किए, लेकिन वो जेन्युइन पार्टिसिपेशन नहीं था, जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और इसलिए पूना पैक्ट के बाद बाबा साहब बहुत निराश थे। अगेन ये बाबा साहब ने इसको अपनी हार के रूप में ही देखा। मैं आपसे कह रहा था बाबा साहब अम्बेडकर की डिफीट 1917 साउथ रो कमीशन, अगेन उन्होंने इसको अपनी हार के रूप में स्वीकार किया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अपनी किताब स्टेट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ में बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं कहते हैं कि ये एक ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन हमको हार क्यों स्वीकार करनी चाहिए कि हमको आगे भी रण क्षेत्र में बने रहने के लिए, संघर्ष में बने रहने के लिए अपने आप को मेंटेन करना जरूरी होता है कि हम आगे का संघर्ष जीत पाएं। बलिदान दे देना कोई अच्छी बात नहीं होती है, संघर्ष करते रहना अच्छी बात होती है। बलिदान कर देना एक ब्राह्मणवादी सोच है। हमको हार स्वीकार करके अगली जीत की भूमिका के लिए काम करना चाहिए। तो वो जो पूरा एक विमर्श आया कि वो चला गया, और पूना पैक्ट में हमको 18% रिप्रेजेंटेशन देने की बात स्वीकार की गई और 151 सीटें हमको दी गई। लेकिन आप सबसे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ये है कि जो कम्युनल अवार्ड से मिला वो पूना पैक्ट में लगभग हमने गंवा दिया, लगभग हमने गंवा दिया। लेकिन इससे भी दुखद बात यह है कि जो कुछ भी पूना पैक्ट में तय हुआ था वो भी लागू नहीं हुआ। पूना पैक्ट में तय हुआ था कि जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे उनका एक इलेक्टरल कॉलेज होगा डिप्रेस क्लासेस का, वहाँ 4-6 लोग खड़े होंगे और डिप्रेस क्लासेस के लोग उनमें एक पैनल बनाएंगे अपना मत देके। जैसे आप यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में देखते हैं कि जो यूएस का किसी भी पार्टी का, डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा, वो अपनी पार्टी का आधिकारिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने से पहले तमाम स्टेट्स में अपनी पार्टी के डेलीगेट्स के मत लेके अपने पार्टी के विद इन पार्टी वो अपने राष्ट्रीय कैंडिडेट बन के आता है वहाँ से। ठीक उसी, लगभग उसी पैटर्न, ठीक तो नहीं कहना चाहिए, लगभग उसी पैटर्न पे जो रिजर्व सीटों से जो आदमी चुन के जाने वाले हैं उनका पैनल कौन बना के देगा? डिप्रेस क्लास लोग बना के देंगे कि भाई एक कंस्टिट्यूंसी है, यहाँ से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 लोगों का पैनल बनाएंगे अपने मत के आधार पर। और जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जो कोई भी व्यक्ति वहाँ से टिकटिंग के मार्फत या अपना प्रतिनिधि खड़ा करेगा वहाँ, वो उस पैनल में से ही कर सकता है। लेकिन ऐसा कभी, ये प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पूना पैक्ट न केवल हमको डैमेज करके गया, बल्कि हम पूना पैक्ट को भी पूरी तरह से लागू नहीं करवा पाए। ये तो एक बात हुई। दूसरी सबसे जो खराब बात ये हुई कि जो इससे रिप्रेजेंटेशन आया, पूना पैक्ट के प्रावधानों के तहत जो रिप्रेजेंटेशन आया, उसने हमारे समाज की संघर्षशीलता, ये हमारे समाज की एजिटेशनल पावर को बहुत बड़ा डेंट मार दिया। कैसे मार दिया कि जब हम रिप्रेजेंटेशन से वंचित थे तो समाज में बेचैनी थी कि हमको जन प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो उस नज़रिए से एक मोबिलाइजेशन समाज में था। लेकिन पूना पैक्ट का जो रिप्रेजेंटेशन आया, उससे बहुत थोड़े लोग ये समझ पा रहे थे कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है खोखला है, या ये रिप्रेजेंटेशन प्रभावकारी नहीं है, और ये दरअसल एक धोखा है। लेकिन बड़े पैमाने पे मासेस को हम ये बात समझाने में नाकामयाब रहे
कि ये धोखा है और रिप्रेजेंटेशन की आड़ में हमको दरअसल प्रतिनिधित्व से वंचित कर दिया गया और हम आज भी बड़े पैमाने पर समझाने में विफल रहे हैं। दूसरी एक बात ये हुई कि जो आज भी मैं कई बार देखता हूँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, उसने बहुत लंबे समय तक ये महसूस ही नहीं किया कि वो भी वैसा ही प्रतिनिधि है डिप्रेस क्लासेस का प्रशासन में, सरकारी अधिकारी कर्मचारी के रूप में, जैसा राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव तो पार्टियों का ज़्यादा मोहताज था, लेकिन इस प्रशासन में आया हुआ व्यक्ति उतना मोहताज नहीं था। उसकी परमानेंट नौकरी थी, ठीक है, उसका सर्विस प्रोटोकॉल हो सकता है, वो पब्लिक एक्टिविटी नहीं कर सकता, वो मंच से भाषण नहीं दे सकता, लेकिन वो अपना बात, अपने विचार, अपने काम को कर सकता था। लेकिन हुआ उसका उल्टा। वो खुद जैसे जैसे सर्विसेज में आया, प्रशासनिक भागीदारी के रूप में, हमारे प्रतिनिधि रूप में वो प्रशासन में आया, वो बजाय ये काम करने के वो काम उल्टा करने लगे। उनके घरों में ब्राह्मणवाद बड़े पैमाने पर जड़ जमा गया। वो इतने बड़े कर्मकांडी, पोंगापंथी और इतने बड़े ब्राह्मणवाद के चाकर हो गए कि ये तो आज भी आप देखते होंगे, हमको हैरानी होती है। उनका काम क्या था? वो एक किसी का कार्य के गए थे, हरिभजन को ओटन लगे कपास। आप आए किस काम के लिए थे और करने ठीक उल्टा काम करने लगे। तो ये एक बड़ी ट्रेजेडी वहाँ हुई। और ये पूनापेट के बाद जो कुछ भी भागीदारी हमारी आई, वो फिर जो चाहे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहा हो या चाहे 1950 में संविधान लागू हुआ हो, जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आए, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ खोखला हो गया विधायिकाओं में, उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोसेस करके पॉलिसी फॉर्मुलेशन का पूरा डिस्कोर्स क्रैश कर गया, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वैसा लाभ हमारे समाज तक पहुँचा नहीं पाए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि डिप्रेस क्लासेस का जब नोमेनक्लेचर पूनापेट के आधार पर जो उनका चिन्हीकरण की प्रक्रिया आई, जो उनका डिमार्केशन हुआ कि आखिर में पूनापेट के आधार पर जो डिप्रेस क्लासेज हैं, उनको जिनको ये बेनिफिट दिया जाना है, वो हैं कौन? डिमार्केशन के प्रोसेस में डिप्रेस क्लासेज में बिखराव हुआ, टूटन हुई। क्या टूटन हुई? कोई शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब तो होना ही था चूँकि आदिवासी थे, शेड्यूल्ड ट्राइब, वो उसको मैं बिखराव नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग डिप्रेस क्लासेस ने अपने आप को शेड्यूल नहीं कराया शेड्यूल्ड कास्ट में, और वो अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गए। तो जो मैं आपसे शुरू में एक निवेदन सब साथियों से कर रहा था कि डिप्रेस क्लासेस को दलित का या उसका समानार्थी मत बनाइए। डिप्रेस क्लासेस में सब शामिल थे, और इसलिए आर्टिकल 340 में, 41 में, 42 में जो लोग शामिल किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वही डिप्रेस, तीनों मिला के डिप्रेस क्लासेस बनते हैं। तो चाहे 340 का अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, चाहे 341 का शेड्यूल्ड कास्ट हो, चाहे 342 का वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हों, वो सब डिप्रेस क्लासेस होते हैं। लेकिन हमने बड़े पैमाने पर ये प्रचार किया कि पूनापेट दलितों के लिए था, और बाबा साहब दलितों के लिए लड़ रहे थे, अछूतों के लिए लड़ रहे थे। इसने बहुत बड़ा नुकसान हमारा किया कि जो हमारी एक सोशल मैसेजिंग थी, जो हमारा सामाजिक कहना चाहिए प्रोसेस था, वो बाधित हुआ। अदर बैकवर्ड क्लासेस आज भी हमको अपने आप से एसोसिएट करने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है। 1942 के आसपास एक कोशिश और बाबा साहब अम्बेडकर ने की, जिसके शायद बहुत लोग जानते हैं कि नहीं, मुझे नहीं आइडिया। जब पूनापेट का प्रोविज़न हो गया और ये इसका पूनापेट के आधार पर डिप्रेस क्लासेस के लोगों का डिमार्केशन हो गया, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड दिस बैकवर्ड क्लासेस, तो एक शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन बाबा साहब ने बनाया था। और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के बैनर तले बाबा साहब ने जो पूनापेट में जो पराजय हुई, उसको अंडू करने का, उससे आगे जाने का एक प्लान बनाया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समय था 1939 ऑनवर्ड्स, 1939 के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। और हम सब विद्वान साथी यहाँ बैठे हैं, जब सब जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, वो मित्र राष्ट्रों, धुरी राष्ट्रों के बीच में एक द्वंद्व था। जापान, जर्मनी, इटली एक तरफ थे और बाकी दुनिया एक तरफ थी। जापान, जर्मनी और इटली की जो चुनौती थी, या जो जिस तरीके का उनका आचरण था, उसको इतनी बड़ी चुनौती माना गया कि उसमें यूएसएसआर और यूएस जैसे कंट्री भी साथ आए। न केवल यूएसएसआर यूएस साथ आए, बल्कि आपका जर्मनी,
जर्मनी तो क्या था ही नहीं, इंग्लैंड है, यूके है या फ्रांस है, ये सब साथ आके मित्र राष्ट्र कन्वर्ट हुए। और भारत के पूरे सिस्टम में अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ये रजामंदी बनी कि ये जो विश्व युद्ध शुरू हुआ है और यूके जो मित्र राष्ट्रों की तरफ से उसका भागीदार है लड़ाई का, ये एक ऐसे धुरी राष्ट्रों के खिलाफ संघर्ष है कि जिनका पतन किया जाना मानवता के लिए अपरिहार्य है। इसलिए इस युद्ध के समय में हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे यूनाइटेड किंगडम की भागीदारी इस द्वितीय विश्व युद्ध में कमज़ोर हो या किसी प्रकार से दिक्कत हो। हमें चाहेंगे कि मित्र राष्ट्रों की विजय हो और इसमें हमारा पूरा यूके को सपोर्ट रहेगा कि वो जापान, जर्मनी, इटली की तिगड़ी को हराकर, कुछ ऐसा इस टाइप का डिस्कोर्स था। कहने का मतलब ये है कि सारे भारत के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ने इस बात में रजामंदी जाहिर की कि जब तक ये द्वितीय विश्व युद्ध का खात्मा नहीं हो जाता है, जब तक जापान, जर्मनी, इटली का खात्मा नहीं हो जाता है, तब तक हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि भारत की ब्रिटिश सरकार किसी प्रकार से असुविधा महसूस करे। और यही वो समय था 1942 के आसपास जब बाबा साहब अम्बेडकर वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मिनिस्टर हो गए थे, लेबर मेंबर हो गए थे। और वो उन्होंने अंग्रेज सरकार को इस बात रजामंद किया कि ये वो भी समय था जब भारत में बहुत बड़ा खाद्यान्न का संकट था, बहुत बड़ा फूड क्राइसिस था और बहुत बड़े पैमाने पे भारत में मौतें हो रही थी, अकाल था, खासतौर बंगाल का उदाहरण है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भारत में बहुत बड़ा भूभाग जो है खाली पड़ा है, जो कृषि योग्य है लेकिन अभी कृषि के काम में नहीं आ रहा है। उसी प्रकार एक भारत की बहुत बड़ी आबादी है जिसके पास अपनी आजीविका चलाने के साधन नहीं है, वो बहुत मेहनती हैं, जीवट वाले लोग हैं। अगर भारत की ब्रिटिश सरकार उस खाली पड़ी बेहद मात्रा की सरकारी भूमि पर उन लोगों को जमीन करने का, खेती करने का अधिकार दे देती है, तो न केवल जनसंख्या के बहुत बड़े वर्ग को एक जीविका का साधन मिल जाएगा, बल्कि जो उत्पादन वो इस भूमि में करेंगे उससे भारत की जो भोजन की समस्या है, खाद्यान्न की समस्या है, उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये तजवीज़ अंग्रेज सरकार को समझ में आ गई, रजामंद भी हुए। ये तो एक कहना चाहिए कि एक परसुएशन का, कन्विंस करने का एक नज़रिया, दृष्टिकोण बाबा साहब अम्बेडकर का था। लेकिन इसके पीछे छिपी हुई बात क्या थी कि वो थ्योरी ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट की थ्योरी में फेल होने के बाद थ्योरी ऑफ सेपरेट सेटलमेंट की बात करने लगे थे कि इस तरीके से जो बहुत बड़े भूभाग को हमारे लोगों को बसाया जाएगा तो कालांतर में वो जो सेटलमेंट होगा, जो बसावट होगी, वो एक कंस्टिट्यूंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। और चूंकि उस कंस्टिट्यूंसी में हमारा ही आदमी होगा, डिप्रेस क्लास का आदमी होगा, तो वहाँ से आप पूना पैक्ट लागू कर दें चाहे कोई और लागू कर दें, वहाँ से हमारा प्रतिनिधि ही चुन के आएगा और वो जेन्युइनली हमारे लोगों का प्रतिनिधि होगा, तो वो विधायिकाओं में वो किरदार निभा पाएगा जनप्रतिनिधि के रूप में, जिस किरदार की आवश्यकता संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से रहती है। और इस बात को जब रजामंद हो गए तो ये अंग्रेज सरकार का ये बाबा साहब अम्बेडकर को आश्वासन रहा, वादा रहा कि अगले 20 सालों में 1942 से लेकर 1962 तक वो इस प्रकार की योजना पर काम करेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है। गांधी के बारे में मैं कोई बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि आप लोग सोचेंगे इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी भी इस भाषा में बात करता है तो आप शायद लगेगा कि मुझे उस भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो सच्चाई सामने आती है उस दृष्टिकोण से जो शब्द उनके लिए इस्तेमाल करने चाहिए वो करना हमारी मजबूरी होती है, इसलिए मैं गांधी की बात ज़्यादा करना पसंद नहीं करता। लेकिन जो गांधी का एक किरदार हम 1932 में देख रहे थे पूना पैक्ट के समय, उससे भी ज़्यादा जहरीला किरदार हमें 1942 में नज़र आता है कि जिस बात पर अंग्रेज रजामंद हुए उस बात को अंडू करने के लिए उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। आप ट्रैक 1 की हिस्ट्री में भी जाएंगे, मैं तो ट्रैक 2 की बात कर रहा हूँ, पैरेलल हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हमारे मूवमेंट की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। लेकिन ट्रैक 1 की हिस्ट्री में भी जाएंगे, मेन कोर्स हिस्ट्री में भी जाएंगे, तो आप पाएंगे कि इस क्विट इंडिया मूवमेंट की आलोचना सुभाष बोस ने भी की, नेहरू ने भी की, जिन्ना ने भी की, हर किसी व्यक्ति ने की एक्सेप्ट गांधी। नोबडी वाज इन फेवर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। और बड़े टुच्चे टाइप के छोटे मोटे लोगों ने उस क्विट इंडिया मूवमेंट में भागीदारी करके बाद में वो देश के बड़े बड़े नेता बने, जिनमें एक जयप्रकाश नारायण का नाम भी आता है।
अदरवाइज कांग्रेस के बड़े लोगों ने इससे अपने आप दूर रखा और इसकी आलोचना की कि ये गैर जरूरी और अनावश्यक आंदोलन है। लेकिन गांधी का डेस्परेशन इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि ज़िंदगी भर नॉन वायलेंस का एक ढोंग करने के बावजूद गांधी जैसा व्यक्ति डू एंड डाई का नारा लगाता है। ये डू एंड डाई का नारा किसके लिए था? ये डू एंड डाई का नारा इस देश के ब्राह्मणवादी समाज के लिए था, इस देश के मनवादी समाज के लिए था कि देखिए 1932 में तो मैंने अपने पैतरे खेल के इस खेल को खराब कर दिया था, लेकिन फिर एक परिस्थिति आ गई है, अगर अब आपने डू एंड डाई नहीं किया तो फिर मुझसे मत कहना। ये मैसेज उनको था। राजनीति में जो कहा जाता है, जिसके लिए कहा जाता है, वो वैसा ही अर्थ हो ये जरूरी नहीं है। और अगर हम उन बातों को उसी रूप में समझते रहेंगे तो शायद राजनीतिक रूप से हम थोड़ा सा कमज़ोर ही बने रहेंगे। तो ये डू एंड डाई का मैसेज उनके लिए था और उस मैसेज को अच्छे से पकड़ा गया। आप देखिए कि जब 1942 में बात हो रही है कि अंग्रेज 1962 तक अगले 20 वर्षों में सेपरेट सेटलमेंट से बस्तियां बसाएंगे, इसका मतलब यह था कि अंग्रेजों का तुरंत भारत छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इससे बात ये रेखांकित होती है, क्योंकि जो कुछ भी डील या जो कुछ भी बात अंग्रेज डॉक्टर अम्बेडकर से कर रहे थे, उन बातों में झांसा पट्टी तो नहीं थी। कम से कम वो उन पर बिलीव करते थे, डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव करते थे अंग्रेज, और उनसे जो बात करते थे वो जेन्युइन बात करते थे। इसका मतलब है कि अगले 20 वर्ष तक अंग्रेजों का भारत में रहने का प्लान था। अब आप देखिए इतिहास कैसे बदलता है। वो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया, उसका क्रिप्स मिशन आता है, फलाना आता है, ढीमका आता है। 1945 से आते आते बातें बदल जाती हैं और 1945 से आते आते जो भारत का पूरा कांग्रेस है और लोग हैं, एक उस बात को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं जिस बात को 1929 में नकार चुके थे। 1929 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ रावी के किनारे, तो नेहरू ने जब अपने पिता से मोतीलाल नेहरू से जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस की प्रेसिडेंसी गई, तो प्रण किया कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कुछ भी कम स्वीकार नहीं करेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन 1945 से आते आते वो एक पॉलिटिकल साइंस में डोमिनेंट स्टेटस की बात होती है। डोमिनेंट स्टेटस जो साथी पॉलिटिकल साइंस थोड़ा नहीं, उसका सब्जेक्ट में थोड़ा सा क्लियर कर दो, वैसे सब लोग विद्वान साथी जानते हैं। डोमिनेंट स्टेटस वो होता है, चाहे लोकतंत्र तो होता है, प्रधानमंत्री सब कुछ होते हैं, लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको क्राउन प्रिंस जो है नॉमिनेट करती है। वो एक औपचारिक संबंध वहाँ से जुड़ा रहता है। जैसे आज कनाडा है, वो डोमिनेंट स्टेटस है, अपने इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनका चुनाव प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो गवर्नर जनरल होता है उसकी औपचारिक नियुक्ति आज भी ब्रिटिश क्राउन करता है, उसके प्रति वो आस्था दिखाता है। इस टाइप का कुछ डोमिनेंट स्टेटस की बात थी। लेकिन 1929 में वो उसको कांग्रेस और सब लोग नकार चुके थे, लेकिन 1945 से आते हैं तो उसको स्वीकार करने की बात वो मानने लगे। एक आप बात देखते होंगे इन 30s में 1930 से लेकर 1940 के दौरान पाकिस्तान को बनाने की या मुस्लिम सेपरेटिज्म जो था उसको हवा देने का काम हिंदू महासभा, सावरकर जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग करते रहे। पाकिस्तान दरअसल न तो कभी उस रूप में मांगा गया था, न वैसा रूप में उसकी संभावना थी। लेकिन जो 1932 में पूना पैक्ट में बाबा साहब की पराजय हुई और लोग जानते थे कि एक पराजित अम्बेडकर ज़्यादा खतरनाक है एक सक्सेसफुल अम्बेडकर के बजाय, और अगले 10-12 सालों में डॉक्टर अम्बेडकर कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि वो हमारा बस नहीं चलेगा। तो एक तो उस पूरे पाकिस्तान के या पूरे मुस्लिम सेपरेटिज्म के मूवमेंट को हवा देने का काम उन्होंने किया, और एक दूसरी तरफ उसी हताशा में, उसी डेस्परेशन में, जिस बात को 1929 में कांग्रेस ने नकार चुकी थी, 1945 से आते आते स्वीकार करने की स्थिति आ गई कि हमको डोमिनेंट स्टेटस दे दीजिए, हमको आज़ाद कर दीजिए, हमको जल्दी आज़ाद करिए आप, हमको चाहे देश को बांट के आज़ाद करिए, चाहे हमको, आप मेरी बातों को थोड़ा गौर से समझिए, चाहे तो हमको देश बांट के आज़ाद करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहे डोमिनेंट स्टेटस देते हुए आज़ाद करें, हमको आप पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहिए। 1929 में कह रहे थे, कह दी कोई बात नहीं, हमको तो आप डोमिनेंट स्टेटस दे दीजिए, देश को बांट दीजिए, पर आप जल्दी यहाँ से जाइए। क्यों जल्दी जाइए? कि जो कमिटमेंट आपने डॉक्टर अम्बेडकर से कर दिया है, अगर वो कमिटमेंट लागू होता है, वो बात लागू होती है, तो हमारा 5000 साल का, 2000 साल का जो भी हमारा उनका है वो सब खत्म, नष्ट हो जाएगा। और इस बात को आप ऐसे भी समझिए, 1945 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं। उस संविधान सभा के चुनाव में डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में न पहुंच पाए, ये सब लोग, हम लोग सब जानते हैं उस बात को, उस प्रकरण को जानते हैं। और मैं उस प्रकरण को दोहराऊंगा नहीं। बाबा साहब बंगाल गए
लेकिन जो बाबा साहब बंगाल गए उसमें दो तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं फिर से पॉइंट आउट करना चाहूँगा उन बातों को। पहले भी शायद मैं किसी मीटिंग में कहा होगा। इस बात से बात प्रमाणित हुई कि डॉक्टर अम्बेडकर जो मूवमेंट चला रहे हैं, फुले जो मूवमेंट चला रहे थे, ये इस देश के मनवादी समाज को लगता था कि एक लोकेशनल मूवमेंट है, एक क्षेत्र विशेष, एक भौगोलिक क्षेत्र का मूवमेंट है। इसका पान इंडिया को असर नहीं है, अखिल भारतीय स्तर पर इसकी कोई बहुत ज़्यादा पहुंच या रीच नहीं है। लेकिन जब बंगाल के जोगीनाथ मंडल बाबा साहब अम्बेडकर को मुंबई से जसवंत खुलना ले जाते हैं चुनाव लड़वाने के लिए संविधान सभा का, तो पहली बात ये बात प्रमाणित होती है कि ये मूवमेंट पान इंडिया है और डॉक्टर अम्बेडकर की जितनी वैल्यू मुंबई प्रांत में है उससे कम वैल्यू बंगाल में नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो उसको कहा जा रहा था, जो आज भी ब्राह्मणवाद प्रोपेगेंडा करता है और हमारे भी मूर्ख लोग उस प्रोपेगेंडा को कैरी करते हैं, उसको और प्रोपेगेंडा करते हैं, ये कास्ट का मूवमेंट है, महारों का मूवमेंट है कि डॉक्टर अम्बेडकर महारों का मूवमेंट चला रहे हैं, या मायावती चमारों का मूवमेंट चला रही हैं, या फलाना इसका चला रहा है। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा था, इस प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी काउंटर ये आई कि जिस कंस्टिट्यूंसी में डॉक्टर अम्बेडकर मुंबई छोड़ के इलेक्ट होने के लिए जा रहे थे, वहां उनके अलावा एक भी महार नहीं था, एक भी नहीं था। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी नुमाइंदगी विधायिकाओं में करे कौन, कौन आदमी हमारी विधायिकाओं में नुमाइंदगी करे। कभी बात चलती है कि साहब इस जाति का बाहुल्य है, इस जाति का आदमी करना चाहिए। कभी कहा जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी हो, बहुत एजुकेटेड हो, वो करे। कभी कहा जाता है यूथ करे, कभी कहा जाता है अनुभवी करे। ये सब ट्रैप हैं, ये सब ट्रैप हैं और ये ट्रैप में हम लोग फंसते हैं। कोई जाति के ट्रैप में फंसता है, कोई यूथ के ट्रैप में फंसता है, कोई एल्डर के ट्रैप में फंसता है, कोई एजुकेटेड के ट्रैप में फंसता है। हमारा प्रतिनिधि कौन होना चाहिए विधायिकाओं में? जो हमारे संविधान में प्राप्त अधिकारों को नीति बना के ग्राउंड तक लागू कराने में सक्षम हो, उसकी ऐसी प्रतिबद्धता हो, ऐसी उसकी सामर्थ्य हो, ऐसी क्षमता हो, ऐसा उसका दृष्टिकोण हो। वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इस नज़रिए से जब जोगीनाथ मंडल कहते हैं, जब मुंबई मिलने आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर से, कहते हैं कि वैसे तो ये उचित रहता कि विधायिका में, संविधान सभा में हम दोनों जाते, बाबा साहब अम्बेडकर आप भी जाते, मैं भी जाता। लेकिन जब परिस्थिति ये बन गई है कि हम दोनों में से एक ही जा सकता है, तो फिर मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर हैं और मेरे बजाय आपको वहाँ जाना चाहिए। ये तीन बातों का मैसेजिंग हम आज तक भी, हमारा कैडर भी नहीं समझ पाया। और हम मासेस को तो क्या समझेंगे, हमारा कैडर ही इस टाइप की बातें करता है कि साहब ये तो जाटव बहुल एरिया है, ये तो बेगवाल बहुल एरिया है, ये तो माधी बहुल, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, कभी रोना आता है कि ये हमारा कैडर बातें क्या करता है। तो एक, ये किसी ज्योग्राफी का मूवमेंट नहीं है, ये किसी सबकास्ट का मूवमेंट नहीं है। और तीसरी बात ये कि जब जनप्रतिनिधि, हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुनने की बारी आए, तो सबसे बेस्ट सुटेबल पर्सन हमको विधायिका भेजना चाहिए। उसके साथ कोई टैग नहीं होता है, ये हमको जज करना होता है कि हु इज़ द बेस्ट सुटेबल। और जोगीनाथ मंडल ने सबसे बेस्ट सुटेबल आदमी को अपनी सीट से ले जाकर संविधान सभा में चुनवा के भेजा। ये जो मैं आक्षेप लगा रहा हूं कि कांग्रेस के और ये जो मनवादी सिस्टम के लोगों ने ही पाकिस्तान की मांग को हवा दी, ये मेरे केवल आक्षेप नहीं है, मैं सब्सटेंशियली इस बात को कहता हूं। और क्यों कहता हूं कि जब जसवंत खुलना से डॉक्टर अम्बेडकर चुन के पहुंच गए संविधान सभा में, तो हम तो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं मानते, वो अलग सवाल है, अलग सवाल है, उसकी बहस कभी और करेंगे। लेकिन पूना पैक्ट में हमको हिंदू मान के और हिंदू समाज का विभाजन नहीं होने देंगे, इस आधार पर ही हमारे जो अधिकारों का हनन किया गया, कम्युनल के अधिकारों को छीन के हमको पूना पैक्ट का झुंझुना पकड़ाया गया। उन्होंने तो हमको हिंदू माना, हम नहीं मानते अपने को, आज भी नहीं मानते। लेकिन वो जो ये झांसा देते हैं, जिन्होंने ये पूना पैक्ट इस आधार पर करवाया, वो तो हम हिंदू मानते थे। फिर जसवंत खुलना की सीट में 50% तो अकेला चांडाली था, और वहां की जो कथित हिंदू आबादी हमको शामिल करते हुए, डिप्रेस क्लासेस को शामिल करते हुए जो हिंदू आबादी मानी गई, वो 70% थी। तो 70% आबादी हिंदू बहुल है, उनके मापदंड पर, उनके लॉजिक के आधार पर। तो जो हिंदू मुसलमान के आधार पर जो बंटवारा, किस आधार पर पाकिस्तान को दे दिया गया, ये सवाल करना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, इसलिए दे दिया गया क्योंकि वो चाहते, वो उनका डर पाकिस्तान नहीं था, उनका डर मुसलमान नहीं था, और आज भी नहीं है। आज भी जो इस देश में
हिंदू मुसलमान नाम पर खेल खेला जा रहा है, वो डिप्रेस क्लासेस के लोगों को, SC ST OBC जो उसको बाद में कांशीराम साहब बहुजन कहने लगे, वही डिप्रेस क्लासेस है जो उसको बहुजन कहा जाता है। मेहरबानी करके दलित और डिप्रेस क्लासेस को सिनोनिमस मत करिए। तो उनको कोई इस मूवमेंट में भागीदारी न मिल जाए, कुछ वो एम्पावर्ड हो जाए, इसलिए उन्होंने सब खेल रचा। और जसवंत खुलना की सीट जब पाकिस्तान को दे दी गई और डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजाइन किया, तो रिसेंटमेंट देखिए, फिर जगन्नाथ मंडल बाई इलेक्शन में चुन के गए, वहाँ से पाकिस्तान की संविधान सभा के मेंबर बने। तो अलग बातें हैं, उस बातों को मैं नहीं जाऊँगा मैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर लौट के आए मुंबई, तो मैं आपको फिर एक रेफरेंस की बात करूँगा कि 1927 में साइमन कमीशन आया था, तो उसके एक मेंबर का नाम था एटली, क्लीमेंट एटली एक मेंबर नाम था। और ये वो समय था जब ब्रिटिश ये मानते थे कि भारत के किसी आदमी में वो टैलेंट, वो क्षमता, वो प्रतिभा नहीं है कि भारत जैसे डाइवर्स कंट्री की, जहाँ इतना कास्ट, कल्चर और तमाम तरह का कॉन्फ्लिक्शंस हैं, उन कॉन्फ्लिक्शंस को समेटते हुए इस देश के लिए संविधान रच सके, ऐसा न तो किसी का ऐसा दृष्टिकोण है, न ऐसा किसी की कॉम्पिटेंस है। और जब ये आक्षेप अंग्रेज लगा रहे थे, तो ऐसी कोशिशें एक CR दास ने, कांग्रेस के बड़े नेता उस जमाने में थे, CR दास ने एक कोशिश की, एक कोशिश मोतीलाल नेहरू ने की, एक कोशिश मोहम्मद अली जिन्ना ने की, और एक कोशिश डॉक्टर अम्बेडकर ने की। तो क्लीमेंट एटली ने जो बाबा साहब अम्बेडकर का भारत के भावी संविधान का जो एक कंसेप्ट नोट देखा था, ड्राफ्ट देखा था, उससे वो इतना इम्प्रेस थे कि नहीं नहीं, ये ही इज़ द ट्रूली कॉम्पिटेंट पर्सन। और जब ये बात, और जब 1945 का समय आया, संविधान सभा 1945-46 से पाकिस्तान बनने की बात आ रही थी और सब बातें चल रही थी, उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ही थे, जो एक जमाने में साइमन कमीशन के मेंबर थे। उस वक्त वो ब्रिटेन के, UK के प्रधानमंत्री हो गए थे। और एटली का ये वीटो था कि भाई हमको तो भारत का संविधान ड्राफ्ट ही अम्बेडकर से करवाना है। अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में एंट्री नहीं देना चाहते, तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। और फिर जो आप जल्दी से आज़ादी देने की बात कर रहे हैं, जल्दी से भारत छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो संभव नहीं होगा, उसमें समय लग जाएगा। और इस देश का मनवादी सिस्टम इतना डेस्परेट था, हताश था कि आप अंग्रेज जल्दी जाओ, अम्बेडकर पता नहीं हमको क्या कर डालेगा। उन्होंने तुरंत कहा कि चाहिए, खैर का इस्तीफा दिलाया। जो कांग्रेस 1.5 साल पहले ये कह रही थी कि हमने संविधान सभा के सब खिड़की दरवाजे, और लोग ये कहते फिरते थे कि हमने संविधान सभा के सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिया, अम्बेडकर कहाँ से घुसेंगे, उस कांग्रेस में थूके हुए चाटने को मजबूर हुई घुटनों पर आके अपने अपराधी खैर का इस्तीफा कराया, BG खैर का, और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा लेके गए। ये गांधी के कहने पे नहीं हुआ, हमारे भी कई चमचे टाइप के लोग कहते फिरते गांधी कहने पर, ये गांधी ये क्लेमेंट एटली के कहने पे हुआ। और क्लेमेंट एटली कहने पर जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में आए, वो संविधान रचना हुई। लेकिन संविधान बाबा साहब ने अपनी क्षमता से, अपनी प्रतिभा से रच दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन वो संविधान को लागू करने का जो विधायिकाओं में जो सिस्टम था, उसका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। और मैं जब इस बात को इस संदर्भ में देखता हूँ कि बाद के दौर में माननीय कांशीराम साहब ने इस मूवमेंट को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, रीबिल्ड करने की कोशिश की, तो वो बात, एक बात, 2-3 बातों को बड़े ही प्रभावी तरीके से कहते थे कि पृथक निर्वाचक मंडल की बात मेरे लिए अब इतिहास की बात है। ऐसा नहीं कि कांशीराम साहब पृथक निर्वाचन मंडल के समर्थन में नहीं थे, या उसके लाभ नहीं जानते थे, या उसको चाहते नहीं थे। लेकिन मेरी चाहत चांद पर जाने की है, तो मैं जाऊंगा कैसे। वो उनका कहना यह था कि पृथक निर्वाचक मंडल हम डॉक्टर अम्बेडकर की लीडरशिप में और ब्रिटिश सरकार के रहते हुए प्राप्त नहीं कर पाए, तो कांशीराम की लीडरशिप में ब्राह्मणी सरकारों से हम प्राप्त कर लेंगे। ये संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है, तो एक असंभव लक्ष्य के पीछे सर फोड़ने से बेहतर है कि एक वैकल्पिक रास्ता तलाश किया जाए, जो कम्युनल अवार्ड के मार्फत, सेपरेट इलेक्टेड के मार्फत जो बाबा साहब सपना देख रहे थे हमारा रिप्रेजेंटेशन का, हमारी भागीदारी का, उसको क्या कम्युनल अवार्ड से कोई इतर तरीका नहीं है जिसके मार्फत लागू किया जा सके। और इसीलिए फिर उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो लाइफ है, उस वैकल्पिक रास्ते को तलाश करने में, उसको सुदृढ़ करने में, अपने लोगों को उस रास्ते को बताने में, और एक रास्ता बता के गए वो, और वो बड़ा कामयाब रास्ता है जो कम्युनल अवार्ड में हम लोगों ने खो दिया, पूना पैक्ट के मार्फत खो दिया। तो जो आलोचना कर रहा था एजुकेटेड क्लास की, उसको भी रास्ता कांशीराम साहब ने दिखाया बामसेब के मार्फत। जो हमारा जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुंच पाता विधायिकाओं में, उन्होंने वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया बहुजन समाज पार्टी ग्रुप में कि जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे, मायावती जैसा नेता पैदा किया। ये हुआ ना, ये आज भी हो सकता है। और
जो डिप्रेस क्लासेस हम बात कर रहे थे, वो डिप्रेस क्लासेस को आधुनिक संदर्भ में बहुजन के नाम से, ये देखिए साहब, हमको इन बातों को, बेसिक्स को नहीं भूलना है मूवमेंट की को। जो ज्योतिबा फुले शुद्ध अतिशूर मूवमेंट की बात कर रहे थे, वही मूवमेंट डॉक्टर अम्बेडकर की डिप्रेस क्लासेस की मूवमेंट थी, वो की वही मूवमेंट कांशीराम साहब की बहुजन की मूवमेंट थी। ये समय काल परिस्थिति में हमारे जो जो कहना चाहिए, जो जिस सामाजिक समूह को हमारे नेता एड्रेस करते रहे हैं, हमारे महापुरुष एड्रेस करते रहे हैं, उसका नाम अवश्य बदला है, लेकिन वो का वही सामाजिक रूप है, वही SC OBC माइनॉरिटीज कह लीजिए आप, आज के कॉन्स्टिट्यूशन क्लास के नज़रिए से वही शुद्ध था, वही डिप्रेस क्लासेस था, वही बहुजन है। और अगर हम डिप्रेस क्लासेस को दलित का सिनोनिमस कर देंगे, अछूत का सिनोनिमस कर देंगे, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। और वो आज के दौर में जो बात बिगड़ी हुई है, वो इसी संदर्भ बात बिगड़ी हुई है। मैं आज आपसे एक इतनी ही गुजारिश करना चाहूँगा कि जो सेपरेट इलेक्ट्रेट का अधिकार गया, ये बाबा साहब मिलकर सेपरेट सेटलमेंट के उस प्रावधान में उतना कामयाब नहीं हो पाए। और आज के दौर में जो हमारा उभार है, बहुजन आइडियोलॉजी का उभार है, या बहुजन विचारधारा का, या बहुजन इम्पैक्ट है, उसको काउंटर करने के लिए जो वापस जो हिंदू मुसलमान का खेल खेला जा रहा है, ये वही खेल है जो 30s में खेला गया था। 30s-40s में जो खेल खेला गया था, जिसकी परिणति पाकिस्तान हुई, ये वो खेल खेला जा रहा है। अब वो पाकिस्तान तो नहीं होगा, लेकिन जो डिस्कोर्स बदला गया है, जो विचार प्रक्रिया बदली गई है, या जो पॉलिटिकल सिस्टम में एक नैरेटिव चलता है, एक विमर्श चलता है, उसको बदल दिया गया है। आप सोच के देखिए कि अगर हिंदू मुसलमान का प्रकरण न चल रहा होता तो क्या चल रहा होता? कास्ट सेंसस की बात चल रही होती, रिजर्वेशन की बात चल रही होती, OBC रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही होती। 1931 की जनगणना के आधार पर जो रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC को दिया गया है, उसको नई जनगणना के संदर्भ में पुनर्भाषित करने की बात चल रही होती। हमारा जो तमाम वॉक ऑफ लाइफ ऐसी हैं जहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन आज भी नहीं है, वो बात चल रही होती। या जहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन नेम सेक है, उसको इफेक्टिव और जेन्युइन बनाने की बात चल रही होती। तो एक मुसलमान हिंदू का नारा देके वो सारे मुद्दे साइडलाइन करने का खेल जो किया गया, मैंने फिर कह रहा हूँ कि वो अपनी वो 30-40s की स्ट्रेटेजी को फिर से लेके आए हैं। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, बुद्धिजीवी लोग इसमें बहुत हैं, मैं कई 2-3 चुनाव से बुद्धिजीवियों का एक भ्रम देख रहा हूँ। एक दौर में कांग्रेस की जो मोनोपोली हुआ करती थी, तो कांग्रेस की मोनोपोली से परेशान होकर हम लोगों ने वैकल्पिक राजनीति के नाम पे भाजपा का सपोर्ट जाने अनजाने में किया। और आज एक परिस्थिति ये है कि अब जब भाजपा का वर्चस्व है, तो जाने अनजाने में हम कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, ये बहुत बड़ा खड्डा है, बहुत बड़ा ट्रैप है। क्यों ट्रैप है? कि एक ऐसी ही पॉलिसी है कि पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के नाम पर, राजनीतिक विकल्प के नाम पर ब्राह्मणवाद मनुवाद ने आपके सामने अपने ही मोहरे पेश कर दिए। और 90s के बाद जब कांशीराम साहब का उभार हुआ, उसके बाद तीसरी शक्ति की बात बहुत बड़े पैमाने पर हुई। और जब हम 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्टी बने इन टर्म्स ऑफ वोट, हम इन टर्म्स ऑफ हाउस ऑफ इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं 3rd फोर्स कभी बन पाए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वोट तो 3rd फोर्स आज भी हैं हम लोग। तो उस 3rd फोर्स के रूप में उन्होंने एक आम आदमी पार्टी के नाम से एक 3rd फोर्स खड़ी की। कहने का मतलब है कि जो काम आप करेंगे, वो अपने उसको मैनिपुलेट करके अपने ब्राह्मण मनोवादी तरीके से उसको आप प्लांट कर देंगे, और हमारे लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। आप देखिए कि जो कांग्रेस से परेशान होकर जिस तरीके से हमने बीजेपी को, खास दलितों तो नहीं, लेकिन मोस्ट बैकवर्ड ने तो बीजेपी को खड़ा किया ही है। मोस्ट बैकवर्ड हम ही तो हैं, हमारे आदमी तो है। हम जब डिप्रेस क्लासेस को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, तो हम दलित की बात क्यों करना शुरू कर देते हैं? मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के सपोर्ट से बीजेपी खड़ी हुई कांग्रेस के डोमिनेशन के खिलाफ। और जब कांग्रेस का डोमिनेशन हुआ, बीजेपी डोमिनेशन आया, तो आम आदमी पार्टी के रूप में आज जो खड़ी हुई, वो हमारे शेड्यूल कास्ट के वोट से खड़ी हो रही है। जहाँ भी जाइए, अब दिल्ली में, पंजाब में। कहने का मतलब यह है कि विकल्पों के आड़ में हम इतने हताश हैं कि किसी को भी विकल्प माने खड़ा कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि तीनों विकल्प एक ही प्रतिष्ठान के हैं। और हमको अपना विकल्प चुनने के लिए जो मूवमेंट की एक धार निकल के आ रही थी, फुले से होते हुए, शाहू होते हुए, मिड होते हुए कांशीराम तक, मैं ये नहीं कहता कि इस मूवमेंट में कोई खामियां नहीं आई हैं, मैं ये नहीं कहता कि मूवमेंट में कोई कमियां नहीं आई हैं या उनको दुरुस्त नहीं किया जाना चाहिए। पूरा जो बहुजन समाज पार्टी का डिस्कोर्स है, वो उसमें डिफेक्ट्स हैं, उसमें कमियां हैं, वीकनेसेस हैं, लेकिन चॉइस आपकी वही होनी चाहिए, चॉइस वही होगी। और
अगर हमारी चॉइस होगी, मेरा घर है, मुझे अपने घर से लगाव है, उसकी 2 ईंट खिसकेगी तो मैं मरम्मत कराऊंगा ना, या चौराहे पे खड़ा होकर चिल्लाऊंगा कि मेरे मकान की 2 ईंट खिसक गई है। आप उसके स्टेक होल्डर हैं, बहुजन समाज पार्टी के स्टेक होल्डर आप हैं। आप अंदर कहिए, आप बाहर भी कहिए, उसकी मरम्मत करिए, उसको रिपेयर करिए, उसको रिनोवेट करिए, उसकी वीकनेसेस इंप्रूव करिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बकरी अगर अपने मालिक से नाराज होगी तो कसाई के पास गला कटाने पहुंचेगी। ऐसा होता है कभी क्या? कोई बकरी भूखी प्यासी किसी के पास रह जाए, बकरी पालने वाले पास, तो नाराज होकर कसाई के पास जाती है क्या? अपने ही हो सकता है उसका कुर्ता चबा जाए। भाई एक बकरी अगर भूखी प्यासी है, ध्यान नहीं रखा आपने, तो हो सकता है अपने मालिक का कुर्ता चबा जाए, थोड़ा सींग मार दे, ये तो कर सकती है। लेकिन क्या कसाई के पास पहुंचेगी डील करने के लिए? मैं इसको मजा चखा दूँ, मैं इसको मजा चखा दूंगी, भूख की प्यासा है, तो वो तो तुम्हारी गर्दन नहीं काटेगा ना। तो हम बीएसपी की कमियां हैं, बीएसपी की वीकनेसेज हैं, बीएसपी के नेताओं की कमियां हैं, उसके चलते क्या हम भाजपा को विकल्प मान लें? उसके चलते क्या हम कांग्रेस को विकल्प मान लें? उसके चलते क्या हम आम आदमी को विकल्प मान लें? ये वैसी ही परिस्थिति है जो बकरी कसाई के पास जाने की परिस्थिति मैंने बताया आपको। तो ये एक जो बात मैं इस बात पे नोट पे ख़त्म करना चाहूँगा कि थोड़ा सा डिस्कशन का समय भी रहे, कि जो हमको पूना पैक्ट से नुकसान हुआ उसका रोना हमको नहीं लेके बैठना चाहिए। जो अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनके फॉलोअर होने का दम भरते हैं, तो उस हार से प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए। लेकिन उसका रोना ज़िंदगी भर रोते रहें, वो भी मुझे अच्छी बात नहीं लगती है। और मैं एक आपसे और बात कहना चाहूँगा कि 1833 में इंडियन लोगों की पार्टिसिपेशन भारत के प्रशासनिक सिस्टम में शुरू होती है, और 1932 तक आते 100 साल में वो इतने प्रभावी हो गए कि वो हमारे लिए हुए अधिकारों को अभी उसको कट करने में कामयाब रहे, उनको अंडू करने में कामयाब रहे। अब पूना पैक्ट लगभग 90 साल तो हमको भी हो गए, हम कहाँ पहुँचे हैं? प्रशासन में भागीदारी जो 1833 में अन्य इंडियंस की शुरू हुई, उस भागीदारी को हमने 1932 में प्राप्त कर लिया, और 90 साल तो हम लोगों को भी हो गए, 100 साल होने ही वाले हैं। तो जो 1833 से 1932 तक जो इस देश का नॉन डिप्रेस क्लासेस जो सवर्ण था, मनवादी था, वो पहुंचा, अपनी हैसियत बनाई उसने। हमने अपनी क्या हैसियत बनाई है पिछले 90-100 सालों में? ये विचार का विषय है। दूसरी एक बात यह है कि पूना पैक्ट को धिक्कार तो हम सब रहे हैं, लेकिन दरअसल हम सब पूना पैक्ट का मुआवजा ही तो प्राप्त करके जीवन चला रहे हैं। आज मैं जो सैलरी ले रहा हूं वो पूना पैक्ट का मुआवजा ही तो है। हम उसका मुआवजा लेकर जिंदगी चलाना चाहते हैं, कमाना ही नहीं चाह रहे। आप मूवमेंट के नजरिए से हम क्या कमा रहे हैं बताइए? जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन दृष्टि से हमारी कमाई क्या है? कुछ भी खास नहीं है। काशीराम साहब के एक एक्सपेरिमेंट को, उसको भी हम लोग कमज़ोर कर रहे हैं अपने ही मूर्खता से। तो हमने तो कुछ कमाया नहीं, उसी का मुआवजा जिंदा है। जब हम जान रहे हैं, उसको धिक्कार कर रहे हैं, उसका मुआवजा प्राप्त जीवन चला रहे हैं, तो हमको सोचना पड़ेगा कि अब पूना पैक्ट से आगे हमको कुछ कमाने का साधन करना पड़ेगा ना, कुछ आगे वैकल्पिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, तो हमको अवश्य करना चाहिए। मैं आज दिन में आलोक जी से बात हो रही थी, तो मैंने अपनी खिन्नता जाहिर की थी कि हमारा समाज कहने पर अम्बेडकरवादी है, उसके डीएनए में भी मनवाद है। कैसे मनवाद है? सुबह देखा ब्राह्मणों घरों में रामायण का पाठ होता है, गीता का पाठ होता है, हवन होता है, तमाम भगवान के नाम पे वो तमाम पाखंड करते हैं। पर असल मायने में वो क्या है? वो दुनिया के सबसे दुष्टतम एक मानव प्रजाति है, जो किसी भी मानवाधिकार का सम्मान नहीं करती, किसी भी एथिक का सम्मान नहीं करती, किसी भी मॉरल का सम्मान नहीं करती। और वही आदमी बड़े बड़े आध्यात्म के और मॉरल के, एथिक के पाठ करता है ना। यही तो उनके जीवन का विरोधाभास है। तो वो विरोधाभास के हमारे अंदर नहीं है। हम दिन भर फुले शाह अम्बेडकर की बातें करते हैं, रोज़ मीटिंगें करते हैं, रोज़ चर्चाएं करते हैं, पर हमारा एक्शन क्या है? नथिंग। इस दृष्टिकोण से हम उसी मनवादी ब्राह्मण के सबकश खड़े हो जाते हैं जिसकी हम आलोचना करते हैं। भाई वो भी पूजा पाठ सा करता है, आचरण नहीं करता। हम भी ये पूजा पाठ सा ही कर रहे हैं। ये क्या है? ये इससे कैसे डिफरेंट है? मुझे बताइए कैसे डिफरेंट है? हम भी ये पूजा पाठ सा कर रहे हैं, और जो हमारा नृत्य प्रति का जो हमारा एक्शन है वो वैसा का वैसा ही है। तो अगर हमारे मैं इसको मनवाद को इस लेवल पर इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मेहरबानी करके
हम जो इस मूवमेंट के वाहक लोग हैं उनको अपना किरदार निभाना पड़ेगा, उनको अपनी सक्रियता निभानी पड़ेगी। इस ज्ञान को हम घर लेके बैठे रहें, आपस में चर्चा करते रहें और हमारे बहुजन समाज के डाउन के नीचे तक के आदमी तक इसको पहुंचा ही नहीं, अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके, अपने शब्दों में ट्रांसलेट करके उसको तैयार नहीं करें, उसको एजुकेट ना करें, तो ये मूवमेंट कामयाब कैसे होगा। तो मैं आपसे इस गुजारिश के साथ कि शायद हम लोग, और मैं कहीं थोड़ा सा हार्श हो गया हूँ, थोड़ा सा कहीं आपके प्रति रिश्ता कर बैठा हूँ, तो मैं आपको सहृदय माफ़ी में चाहूँगा। लेकिन एक भावात्मक व्यक्ति है, इसमें ऐसी बातें निकल भी जाती हैं। अगर आपको कोई बात चुभी हो तो मैं उसका आपसे बिल्कुल, मेरा से कोई मकसद नहीं है किसी को चोट पहुँचाना, आपसे माफ़ी चाहूँगा। और इस नोट से बात ख़त्म करूँगा कि हम लोग भी अगर बाबा साहब अम्बेडकर अनुयायी हैं, तो जैसे वो साउथ कमीशन डिफीट के बाद एक नए अम्बेडकर सामने आते हैं, पूना पैक्ट के बाद नए अम्बेडकर सामने आते हैं, और बाद के दौर में कांशीराम साहब ने जिस तरीके से इस मूवमेंट को उन तमाम फीडबैक के आधार पर कि डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ कहाँ वीक रह गए थे, उन सब को प्लग करते हुए एक नया मूवमेंट खड़ा किया। आज हम लोग भी अगर फुले साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, अगर हम कांशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हैं, तो यकीन मानिए हम में से बहुत सारे लोग भविष्य के अम्बेडकर कांशीराम वाला काम कर सकते हैं। शर्त यही है कि हमारी संकल्प शक्ति वही होनी चाहिए जो संकल्प शक्ति ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी की थी। जो संकल्प शक्ति की बात 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब अम्बेडकर के संदर्भ में मैंने कही, अगर वैसी संकल्प शक्ति का व्यक्ति फुले साहब अम्बेडकर कांशीराम की विचारधारा का अनुयायी है, तो यकीन मानिए कि हम में से कोई भविष्य के बड़े नायक छुपे हुए होंगे। अगर हमारी संकल्प शक्ति क्षीण है, कमज़ोर है, तो फिर ये मनवादी बात रख सकूँ। और मेरी बात खत्म करता हूँ। सबको सादर जय भीम, जय भारत।